राठौड़ परिवार में आज बड़ी खुशी का माहौल था। अरे भाई हो भी क्यों ना, उनके सबसे छोटे बेटे आकाश की शादी का मुहूर्त जो निकल गया था। अगले महीने उसकी शादी थी। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, तो सुनिए, अग्रवाल परिवार में ये सबसे आखिरी बहू होने वाली है, क्योंकि इनके दोनों बेटे राजीव और सुनील की शादी हो चुकी है और उनकी दोनों बेटियों की भी शादी हो चुकी थी। अब आकाश सबसे छोटा था और इसलिए ये अग्रवाल परिवार की आखिरी बहू बनने वाली थी। अरे अब तो मेरी सारी परेशानी खत्म होने वाली है, मेरे घर की आखिरी बहू जो आने वाली है। ये बात आपने 100% सच कही माँ जी। अब तो मैं और कविता भी हुक्म चला सकेंगे छोटी बहू पे। अरे आप तो चला ही सकते हो, तुम दोनों जेठानी जो ठहरी उसकी। अरे वो तो इस घर में सबसे छोटी हो गई। दोनों भाई भी बड़े हैं देवर जी से और दोनों जीजी भी बड़ी हैं। हाँ, आकाश तुम्हारे छोरे जैसा है, बिट्टू और उसमें फर्क ही कितना है, 5 साल तो छोटा है बस। हाँ जीजी, दिव्या तो आपकी बहुरानी जैसी ही हुई ना। हाँ, अब ये शादी हो जावे तुम्हारी आखिरी बहू भी आ जावेगी, फिर हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म, फिर तुम जानो और तुम बहुओं का काम। अरे माँ साहब बिल्कुल फिक्र को नहीं करो, हम देवरानी जी को अच्छे से सब सिखा देंगे, क्यों कविता? हाँ माँ साहब निश्चिंत हो जाओ, अब हम भी तो उसकी जेठानियाँ हैं, हमसे कौन ही सीखेंगी तो किससे सीखेगी। हाँ नहीं तो क्या, अब तो बस अगले महीने की शादी का इंतजार है। राठौड़ परिवार के सारे लोग आकाश यानी कि घर के सबसे छोटे बेटे की शादी की तैयारियों में लग गए थे। हर कोई उत्सुक था घर की सबसे आखिरी बहू के आने से, लेकिन दिव्या को कहाँ पता था शादी के बाद घर में सबसे आखिरी होने की वजह से उसे क्या क्या करना पड़ेगा। अरे दिव्या, इस दाल में झोंक लगा देना, ठीक है, और साथ में रोटी भी बना देना। जी भाभी साहब। और दिव्या मैंने चावल रख दिए है, इसे भी देख लेना और साथ में आलू की सब्जी भी बना देना। जी भाभी साहब मैं देख लेती हूँ। आजा कविता, हम बाहर का काम देख लेते हैं। जी भाभी। और एक तो सबसे छोटी हूँ तो किसी को काम के लिए ना भी नहीं कह सकती। मारा राम जी कट्ठे फंसा दिया मारे, जो देखो काम देकर चला जाता है। जब से इस घर में ब्याह हुआ है मारा, तब से काम ही कर रही हूँ बस, आगे क्या होगा मारा। अरे दिव्या, चाय बनी कि नहीं? बस मासा ला रही हूँ। चल चल छोरी, नहीं तो डांट पड़ जाएगी तने। दिव्या राठौड़ परिवार में सबसे छोटी थी, जिस वजह से हर कोई उसे काम सौंप कर चला जाता और वो किसी को मना भी नहीं कर सकती थी। काम के साथ साथ बाकी बातों में भी उसके आखिरी होने की अच्छी खासी कीमत का भुगतान कर रही थी वो। दिव्या यहाँ आना। हाँ जी भाई साहब। मैं सबके लिए आइसक्रीम लाया हूँ, सबको इसमें से थोड़ी थोड़ी बांटते। जी भाई साहब, अभी कटोरिया लेकर मैं आऊँ हूँ। अरे वाह, आइसक्रीम ये तो मेरी पसंद की है, मजा आएगा। पहले सबको दे देती हूँ, फिर जो बचेगी मैं खा लूंगी। ये सही रहेगा। दिव्या सबके लिए कटोरिया लेकर आती है, सारे घर वालों को परोसने लगती है। ये लीजिए मासा आपके लिए। हाँ हाँ ला। ये आपकी भाई साहब, मजली भाई साहब। दिव्या ने धीरे धीरे करके सारे घर में आइसक्रीम बांट दी, लेकिन जब उसकी बारी आई तो आइसक्रीम पिघल चुकी थी। अरे हाय रे मारी फूटी किस्मत, आइसक्रीम नसीब में ना है मारे तो। कहाँ फंस गई इस घर की सबसे आखिरी बहू होकर। काश मैं भी बड़ी होती तो मैं भी हुक्म चला पाती, लेकिन अब क्या करूं। अरे दिव्या बहू कहाँ रह गई? अरे आओ मासा। दिव्या के सबसे छोटे होने का नुकसान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक तो सिर्फ उसे काम करना पड़ रहा था, लेकिन इसके नुकसान और भी थे। अरे कट्ठे रह गई सारी बहुएं। अरे आ गए मासा, क्या हुआ, कोई काम था क्या? अरे आज मैंने साड़ी वाले को बुलाया है, तीनों अपने अपने लिए साड़ी ले लो। वाह मासा, अपने साड़ी वाले को घर पे बुलाया। आज तो मैं 2-2 साड़ियाँ लूँगी। हाँ हाँ ले लेना। दिव्या बहू तू अपनी पसंद की साड़ी ले लेना, ठीक है? जी मासा, मैंने तो साड़ियों का बड़ा ही शौक है। अरे क्यों नहीं, तू इस घर की छोटी बहू है, जो पसंद आए वो ले लेना, ठीक से? अरे वाह, पहली बार सबसे छोटे होने का फायदा मिल रहा है। ये लो आ गया बनवारी। अरे आजा, बढ़िया साड़ी दिखाना हमारी बहुओं को, समझा? अरे माँ साहब बढ़िया 1 नंबर साड़ी लेकर आया हूँ मैं, देखकर दिल खुश हो जाएगा आपका। अरे चल चल अब बात ना बना, साड़ी दिखा। सुंदर साड़ियाँ है ये तो बड़ी। हाँ सच में, मैंने वो वाली दिखाना, पिंक वाली। हाँ ये तो सबसे खूबसूरत साड़ी है हमारे यहाँ की, ये लीजिए बहुरानी। ये तो सच में बहुत सुंदर है। अरे वाह क्या खूब साड़ी है ये तो, मारे ऊपर तो खूब जचेगी नहीं दिव्या। अब
हाँ भाभी सा, आप पर फुटरी लगेगी ये सच में। है ना, तो मैं यही लूंगी मासा। हाँ ले ले जो भी तन्ने चाहिए। छोड़ दिव्या, जाने दे। अब भाभी सा बड़ी है, साड़ी के मना करूंगी तो सही नहीं लगेगा। मैं कोई और साड़ी पसंद कर लेती हूँ। अरे वो वाली दिखाना, हरी वाली साड़ी, गोटा वर्क वाली। अरे ये तो मारे को अच्छी लग रही थी, ये भी मछली भाभी सा ने ले ली। हाय रे मारी फूटी किस्मत। राम जी क्या कर रहे हो आप? अब वो पीली वाली साड़ी तो मैं ही लूंगी। अरे बनवारी, मैंने वो पीली वाली साड़ी दिखाना, बड़ी चौक लग रही है वो साड़ी। हाँ बस यही बाकी था, आप ले लीजिए मासा। अरे दिव्या बहू, तने तो कुछ लिया ही कौनी? क्या हुआ, साड़ी पसंद कौनी आई क्या? ना ना मासा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे दिव्या, मैं थारे वास्ते पसंद कर दूँ साड़ी। रुक, ये देख नीली वाली, ये थारे पर बहुत फूटरी लगेगी। और ये तो मैंने बिल्कुल भी पसंद को नहीं आई, पर अब भाभी सा को मना कैसे करूं? क्या हुआ दिव्या? कहीं नहीं भाभी सा। हाँ ये सही है भाई सा, आप मने ये साड़ी ही दे दो। हाँ देख, ये तुझ पर फूटरी लगेगी बहुत। दिव्या अब इस आखिरी बहू के किरदार से तंग आ चुकी थी, तो उसने एक युक्ति लगाई जिसने दिव्या की सारी तकलीफ को ही दूर कर दिया। अरे आइए आइए पंडित जी, हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे घर पधारे हो। मासा ये बहुत ज्ञानी पंडित है, हमारे गांव में इनकी बड़ी मान्यता है। पंडित जी मैं आपको प्रणाम करूँ, आइए विराजिए। दिव्या बेटी हमारे गांव की है, इसीलिए हमारी छोरी जैसी है, इसीलिए मैं एक जरूरी सूचना देने यहाँ आया था आपको। क्या है जरूरी सूचना पंडित जी? आपके घर पर राहु का साया है बहन जी, आपको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। राहु का साया? अरे बाप रे पंडित जी, अब हम क्या करें? हाँ पंडित जी, कोई तो उपाय होगा ना इसका। आप तो बड़े ज्ञानी लगता है पंडित जी, आप ही कोई उपाय बताइए। बहन जी, राहु से लड़ने का तो बस एक ही उपाय है, और वो है इस घर की सबसे छोटी बहू को बहुत खुश रखना। उसके भाग्य से ही राहु से छुटकारा मिल सके है आपके घर को। कि घर के सबसे छोटी बहू को बहुत खुश रखना होगा? हाँ हाँ बहन जी, जितना हो सके उसे खुश रखे, ज्यादा काम न करवाए, उसे आराम दे, तोहफे दे। जितना वो खुश रहेगी उतना आप इस राहु से दूर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज से ही हम ये काम शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, आज से ही हम ये कार्य कर देंगे पंडित जी। अब मैं करूंगी थोड़ा सा आराम, मेरा ये आइडिया काम कर गया। थैंक यू पंडित जी मेरा ये काम करने के लिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ दिव्या बेटा, और कोई काम हो तो बताना, ठीक है? जी पंडित जी, आपने तो हमारी बहुत मदद कर दी, मतलब इस घर की बहुत मदद कर दी। अच्छा मैं चलूँ, नमस्कार। नमस्कार। अब देखना ये मुझे कैसे सब अपने कमरे में भेजते हैं आराम करने के लिए। अब तो मजा आएगा। शीला, तू अभी से ये करना शुरू कर दे, देर कौन ही होनी चाहिए इस काम में। हाँ मासा, मैं अभी फोन लगाती हूँ रिया को, और तू दिव्या जल्दी से लाडू बना दे। क्या? मैं क्या करूँ, लड्डू बनाऊँ? लेकिन अभी तो पंडित जी ने कहा कि घर की छोटी बहू को खुश रखना है। हाँ तो इसीलिए तो रिया को फोन लगाया है ना। रिया कौन से मासा? अरे तेने पता कौन ही कि मेरे बिट्टू की बिंदनी, मेरे बिट्टू की सगाई हो चुकी से ना, तो रिया हुई ना इस घर की छोटी बहू, तो उसे तो खुश रखना पड़ेगा। इसलिए दिव्या तो एक काम कर, लाडू बना दे और मैं उसके लिए साड़ी भिजवाऊँ। क्यों मासा? हाँ हाँ, इस घर की सबसे आखिरी बहू सा रिया, उसे खुश रखेंगे तभी राहु से छुटकारा मिलेगा ना। वो शादी करके आएगी तब भी उससे ज्यादा काम को नहीं करवाएंगे, ठीक सा? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब ये रिया बनेगी इस घर की आखिरी बहू, और मारा क्या होगा? वही काम। हे हमारा राम जी। नहीं, मैं अर्जुन की पहली पत्नी हूँ, निकल जाओ हमारे कमरे से। नहीं, पहली बीवी हो तो क्या हुआ, अब अर्जुन मेरे भी पति है। मैं इस कमरे में सोऊंगी और तुम अपना तकिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाओ कमरे से। तुम निकलो। नहीं, तुम निकलो, ये मेरा पति है। तुम निकलो, अर्जुन पर सिर्फ मेरा हक है। तुम बॉस, अरे क्या ये चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? इस कमरे में मेरे साथ तुम दोनों में से कोई भी नहीं सोएगा। मैं ही खुद निकल जाता हूँ और दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। दिमाग का दही कर देती हो तुम दोनों। ये कहानी है अर्जुन की, जिसकी शादी पहले कुसुम से हुई होती है, लेकिन अर्जुन के पिता की परम मित्र अनुकुल की मौत के बाद उनके बेटी चंद्रिका से अर्जुन ने शादी कर ली, क्योंकि
उन्होंने मरने से पहले अर्जुन से इस बात की मिन्नतें की थी। चंद्रिका के पिता अनुकूल ने जीते जी अर्जुन और उसके पूरे परिवार की खूब मदद की थी। इसलिए अर्जुन को ना चाहकर भी हालातों से मजबूर होकर चंद्रिका से शादी करनी पड़ी थी। अब जब एक ही छत के नीचे दोनों सौतने रहने लगी तो तमाशों की भीषण बरसात तो होनी ही थी। चलिए देखते हैं। ऐसे ही अगले दिन जब कुसुम रसोई में अर्जुन के लिए खाना पका रही होती है, तभी चंद्रिका झांक कर चुपके से उसे देख रही होती है। आज कढ़ाई पनीर बनाया है, अर्जुन का फेवरेट। खुशबू और स्वाद दोनों भी बढ़िया है। अर्जुन तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ा सा और मक्खन मिलाती हूँ। मक्खन के दीवाने जो हैं मेरे पिया जी। जैसे ही कुसुम मक्खन को फ्रिज से निकालने के लिए मुड़ती है, चंद्रिका तुरंत फटाफटा कर खाने में डिब्बा भर के मिर्च मिला देती है और कुसुम के फिर से मुड़ते ही वो वापस छुप जाती है। कुसुम कढ़ाई पनीर में मक्खन मिलाती है। अब नहीं चखूंगी, अब तो स्वाद के 4 चांद लग ही गए होंगे। रात में जब अर्जुन कढ़ाई पनीर चखता है तो चंद्रिका फौरन अर्जुन को पानी देती है और उसे अलग से अपने हाथों से बनाया हुआ अच्छा खाना देती है। ये क्या है कुसुम? नींद में खाना पका रही थी क्या तुम? इतना तीखा? लेकिन मैंने तो नाप तोल कर नमक मिर्च डाली थी। चुप बैठो तुम तो हो ही कलमुही। तुम्हारे हाथ का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। लो अर्जुन, मेरे शुभ हाथों से बना हुआ खाना खाओ। थैंक यू चंद्रिका। चंद्रिका कुसुम को देखकर मुस्कुराती है और आंख मारती है। कुसुम गुस्सा हो जाती है और समझ जाती है कि ये सारा किया धरा चंद्रिका जी का ही था। अब इसका बदला लेने के लिए कुसुम चंद्रिका के कमरे में पूरे फर्श पर कांटे बिछा देती है और सुबह जब नींद में से चंद्रिका उठती है, बड़ी अच्छी नींद आई बस। चलो आज तो मैं उस कुसुम का जीना और दुश्वार कर दूंगी। चंद्रिका आंखें मलती है और बिना नीचे देखे बेड से उतरती है और फर्श पर कदम रखते ही उसे कांटे चुभते हैं और वो जोरों जोरों से चिल्लाते हुए नाचने कूदने लगती है। ये सब कुसुम अपने कमरे के बाहर से छुप कर देख रही थी और फूट फूट कर हंस रही थी। चंद्रिका कुसुम को हंसते हुए देख लेती है और वो बेड पे फिर से बैठकर कहती है, अच्छा तो वो नास पिटी जिसने ये कांटे बिछाए हैं वो तुम हो। लेकिन कुसुम की ये चाल उल्टी पड़ जाती है जब चंद्रिका तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हारे पैरों पर मैं अभी ये पट्टी लगा देता हूँ। हाँ अर्जुन, थैंक्स मेरी केयर करने के लिए। अरे इट्स ओके। अर्जुन चंद्रिका के पैर पर पट्टी बांधता है। ये देखकर कुसुम को बहुत जलन महसूस होती है। अर्जुन के जाने के बाद चंद्रिका कुसुम से कहती है, क्यों, तुम्हारी चाल तुम्ही पर उल्टी पड़ गई ना? कैसा महसूस हो रहा है मैडम आपको, बताना चाहोगी? कुसुम बिना कुछ कहे गुस्से से वहां से चली जाती है। फिर एक दिन अर्जुन घर में आकर कहता है, कल मेरे बॉस की बर्थडे पार्टी है, उसने मुझे बुलाया है। तुम दोनों में से जिसे आना है आ सकती हो। मैं जा रहा हूँ गिफ्ट लेने, जिसे आना है तैयार रहना। अर्जुन चला जाता है। ए छिपकली, इस बार मैं अपने पति के साथ जाऊंगी। जैसे कि मैं तो उसकी बहन हूँ ना। अरे ओ बैल बुद्धि, मैं भी उसकी बीवी हूँ और उसके साथ पार्टी में मैं ही जाऊंगी, समझ गई ना तुम? मैं जाऊंगी कह दिया ना एक बार। वो तो अब वक्त ही बताएगा कि कौन जाएगा पार्टी में। कुसुम पार्टी में अर्जुन के साथ ना जाए इसलिए चंद्रिका कुसुम की मुल्तानी मिट्टी में कुछ मिला देती है। फिर बाद में जब आईने के सामने कुसुम आती है, चलो जल्दी से मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, फिर साड़ी को इस्त्री भी तो करनी है और हेयर और मेकअप भी तो करना है। कुसुम मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पर लगा देती है और फिर कुछ देर आराम करती है। जब मिट्टी सूख जाती है और कुसुम अपना चेहरा धो लेती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे पे काले दाग आ चुके हैं। नहीं, ये क्या हो गया? मेरे खूबसूरत चेहरे पर ये क्या हो गया?
मैं तो भूतनी बन गई। नहीं, अब मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी? ये जरूर उस डाकन चंद्रिका ने ही किया होगा। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी तो उससे भी मैं जाने नहीं दूंगी। कुसुम डॉक्टर के पास जाती है। इन दागों को क्लियर होने के लिए लगभग 3 दिन लग जाएंगे। ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है। कुसुम का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। वो चंद्रिका की साड़ी को कैंची से काट देती है और फिर जब चंद्रिका अपनी फटी हुई साड़ी को देखती है तो अरे नहीं, अब मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में अर्जुन के साथ? अर्जुन, मैं पार्टी में कैसे आऊं? देखो ना ये साड़ी। ओफो, तुम दोनों भी सच में। एक का चेहरा खराब हो गया है और अब एक की साड़ी तहस महस हो चुकी है। 2 बीवियां होकर भी कंवारों की तरह जाना होगा मुझे पार्टी में। रहो तुम दोनों घर में ही और लड़ो और साजिशें करो एक दूसरे के खिलाफ। चंद्रिका कुसुम पर पूरी तरह गुस्सा हो चुकी थी और अब वो उसका नामो निशान मिटाना चाहती थी, जिसके लिए वो गुंडों को पैसे देती है और कहती है, ये लो तुम्हारी रकम। रात को उस कुसुम का काम तमाम हो जाना चाहिए, ठीक है? अरे डन डनाडन मैडम। लेकिन रात में अर्जुन के कमरे की सफाई करते वक्त दोनों बीवियों को कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे देख दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो होती है अर्जुन और एक औरत की शादी की तस्वीर। ये क्या? अर्जुन नहीं है ये शादी? इसका मतलब अर्जुन की पहले भी शादी हो चुकी थी। शकुंतला काकी पिछले 15 साल से अर्जुन की पड़ोसन है। उन्हें सब कुछ पता होगा। चलो बात की तह तक जाते हैं। कुसुम और चंद्रिका दोनों भी पड़ोसन शकुंतला के पास जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। हाँ, ये तस्वीर में जो है ना वो सच है। अर्जुन की 10 साल पहले टीना नाम की एक लड़की से शादी हुई थी, लेकिन 2-3 साल बाद जब अर्जुन के माता पिता की मौत हो गई तब पता नहीं टीना कहाँ चली गई। टीना? हाय राम, अर्जुन के फोन पर अक्सर टीना नाम से मैसेजेस आते रहते हैं। इसका मतलब वो अब तक उसके कांटेक्ट में है। शकुंतला जी, क्या आप मुझे उस टीना के घर का पता दे सकती हैं? वो कहाँ रहती है? कुछ आइडिया है आपको? शायद बिरला कॉलोनी में रहती होगी। 100% पक्का तो नहीं कह सकती। फिर जब वो दोनों बीवियां बिरला कॉलोनी में तहकीकात करती है तभी उन्हें टीना के घर का पता मिल जाता है और वो दोनों घर की खिड़की से झांककर अर्जुन और टीना को उस घर में एक साथ देखते हैं और चौंक जाते हैं। इतना बड़ा धोखा! मतलब ये अर्जुन 3 बीवियों का इकलौता पति है और ये हम तीनों को बेवकूफ बनाते आ रहे। कुसुम और चंद्रिका दोनों भी लात मारकर दरवाजा तोड़ती हैं और उन दोनों को देख अर्जुन एकदम से हैरान और दंग रह जाता है। तुम तो ना यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों मतलब? अर्जुन, तुम इन दोनों को पहले से जानते हो क्या? हम दोनों इसकी बीवियां हैं। What? हाँ, इस आदमी ने हम तीनों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। पहले मुझे अपनी पहली शादी के बारे में ना बताकर मुझसे शादी की, फिर इस चंद्रिका को घर लाया। मेरे पापा के वादे को तुमने निभाया और मैं भी तुमसे प्यार कर बैठी, लेकिन तुमने मेरे पापा को ये नहीं बताया कि तुम्हारी ऑलरेडी कुसुम से शादी हो चुकी थी। कस्मों और वादों के भंवर में उलझकर मुझे तुमसे प्यार हुआ और मैंने पापा से किए वादे को पूरा करते हुए तुमसे शादी की। अब समझी मुझे माँ जी और पापा जी की मौत के बाद अलग रहने के लिए क्यों कहा। तुम्हें ऐश करनी थी इसलिए ना? ऐसे दूसरी औरतों के साथ शादी करनी थी, मजे करने थे इसलिए ना? लेकिन अब तुम्हारे मंसूबों को हम किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनो तुम तीनों, मुझे माफ कर दो। चुप बैठो, अब कुछ नहीं सुनना तुमसे। जिस पति के लिए मैं अपनी सौतन से लड़ती रही वो तो 1 नंबर का धोखेबाज और 420 निकला। तीनों बीवियां अर्जुन की खूब पिटाई करती है और वो तीनों उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं और अर्जुन अपना सर पटकते हुए रह जाता है। सब मेरी गलती है, ना मैं घर का रहा
ना घाट का। सहजानपुर में प्रभा अपने परिवार के साथ रहती थी। शादी के 1 साल के अंदर ही भगवान ने उसे पुत्र रत्न दे दिया था, पर उसे फिर भी अपना संसार अधूरा ही लगता था। उसे एक बेटी की चाहत थी। भगवान से मन्नत मांग कर आई हूँ मैं, बस एक बच्ची हो जाए, फिर हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हमारे घर भी कोई आ जाएगी जो मेहुल को राखी बांध सकेगी। और क्या था, भगवान ने प्रभा की सुन ली और एक नहीं, एक साथ 2-2 बेटियां दे दी उसे। प्रभा का घर ज्योति और कियारा की किलकारी से गूंज उठा। पर कहते ना, भगवान हमें कुछ चीजें इसलिए भी नहीं देते क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होती। पर प्रभा ने तो भगवान से जिद कर ली थी कि उसे बेटी चाहिए, और उसके घर ऐसी बेटियां हुई कि उसके दिल से बेटी की चाहत ही खत्म हो गई। कियारा और ज्योति 2 जुड़वा बहनें थी। समानता के नाम पर उनके बीच एक ही चीज समान थी, जैसे कि दोनों ही अव्वल दर्जे की आलसी और सुकुमार लड़कियां थी। चलिए आपको ले चलते हैं कियारा और ज्योति के घर पर, जहां सुबह के 10 बजे सभी नाश्ता कर बाकी कामों में लगे हुए हैं। कियारा और ज्योति अपने कमरों में आराम से खर्राटे लेती हुई सो रही हैं। सुबह के 10 बज गए मम्मी जी, और ना ज्योति दी उठी है और ना ही कियारा दी। उनकी कॉलेज का टाइम हो गया है। मैं वॉशिंग मशीन चलाने जा रही हूँ, उन दोनों को कह दीजिएगा कि नहाकर कपड़े धोने में डाल दे, वरना उनके कपड़े रह जाएंगे। उफ, यह लड़कियां भी ना अभी तक सोई हुई है, हद हो गई है। भाभी अकेले काम कर रही है और ये दोनों घोड़े बेचकर सो रही है। ना शर्म है ना लिहाज, न जाने किस पर चली गई है दोनों। जब ये दोनों पेट में थी ना, रमेश पान वाले के पान बहुत खाती थी तुम, बार बार उसी का चेहरा देखती थी। पान की दुकान खोलने के पहले वो भी 1 नंबर का आलसी था। मुझे तो तुम्हारी बेटियों में बहुत हद तक उसके गुण दिखने लगते हैं। घर की लड़कियां इतनी देर तक सोई रहती है क्या? हमारा मेहुल तो खुद 6 बजे उठकर तैयार हो जाता है। कम से कम अपने भाई से तो सीखे कुछ। रुकिए जी, मैं अभी जाकर उन दोनों की कुटाई करती हूँ। तभी बाहर से मेहुल आता है। कियारा और ज्योति गई ना कॉलेज? अरे नहीं, उन्हें उठाने ही जा रही हूँ। बोल। क्या आज तो उनके फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम है? जल्दी जाओ, उठाओ दोनों को, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। 3री बार सेमेस्टर के एग्जाम देने वाली है दोनों। अगर इस बार एग्जाम मिस हुआ तो फिर बैठने भी नहीं देंगे इन्हें। तो एग्जाम में बैठकर कौन सा पास हो जाएगी दोनों? फेल ही तो होने वाली है। मैं जानता हूँ ना, दिन भर फोन चलाती है। भागती हुई प्रभा अपनी बेटियों के कमरे में जाती है और उन्हें उठाती है। सोने दो ना मम्मी, ऐसे भी रात 10 बजे तक हम पढ़ रहे थे। अब 8 घंटे की नींद तो पूरी करेंगे ना। ब्यूटी स्लीप। 12 घंटे की नींद पूरी कर चुकी हो तुम दोनों। 2 मिनट में तैयार हो जा, वरना अगर आज एग्जाम छूट गया तो एक ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं होगी तुम लोगों के पास। पढ़ाई तो तुम दोनों करती नहीं, घर का काम तुम्हें आता नहीं, इस काबिल भी नहीं हो तुम दोनों कि मैं कहीं शादी करवा दूं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, पता चला लड़के वाले तुम्हें वापस यहाँ छोड़कर चले गए। पूरे शाहजहानपुर में तुम्हारी बेटियों की जैसी कोई बेटी नहीं है मम्मी। लड़के मरते हैं हम पर, जिस पर हाथ रख देना वो शादी को हाँ कह दे। वो तो बस हमें अभी शादी नहीं करनी क्योंकि हमारे लायक लड़का दिखा नहीं अभी तक। उठ गई तुम दोनों? जाओ नीचे, तुम्हारा भाई इंतजार कर रहा है, जल्दी कॉलेज के लिए निकलो। ज्योति और कियारा इतनी देर से कॉलेज पहुंचती है कि उन्हें एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाता। 3 साल की ग्रेजुएशन को तुम दोनों ने 6 साल का कर दिया, उसमें भी एग्जाम के दिन इतनी देर से आ रही हो तुम दोनों। रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का था और तुम दोनों 11 बजे आ रही हो। सॉरी, आई कांट अलाउ यू बोथ गर्ल्स इन द क्लासरूम, यू कैन गो। वैसे भी एग्जाम में बैठकर तुम दोनों सिर्फ चीटिंग ही कर सकती हो। अब फिर से ग्रेजुएशन शुरू से शुरू करना, तब शायद तुम पास हो जाओ। ज्योति और कियारा एग्जाम नहीं दे पाती। दोनों बहनों को मेहुल के साथ गाड़ी में वापस घर आना पड़ता है। तब रास्ते में कियारा कहती है, अरे ज्योति देख देख, ये रेस्टोरेंट तो यहाँ पहले नहीं था, लगता है नया खुला है। चलना यहाँ पर खा कर आते हैं। गाड़ी रोको ना भैया। हद हो तुम दोनों। अरे एग्जाम देने को नहीं मिले और अभी तुम्हें रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है? तुम भी ना भैया प्लीज, अब वो 70s की आंटियों की तरह तो बात मत करो। इन लोगों के सामने ना कुछ भी बोलना बेकार है। हम दोनों शाम में यहाँ आ जाएंगे यार कियारा। घर पर वापस आने के बाद कियारा और ज्योति को जरा भी इस बात से बुरा नहीं लगता कि वो दोनों फेल हो चुकी हैं और 26 साल की उम्र में उनके पास हाईएस्ट डिग्री 12th की है। ये हींग की स्मेल क्यों आ रही है भाभी? आपने दाल में हींग का छौंक लगाया है क्या? आपको पता है ना मैं नहीं खाती हींग,
एक काम करिए, मेरे लिए फ्राइड राइस बना दीजिए। बहुत हो गया तुम दोनों का। मैं तुम दोनों के लिए लड़का देखना शुरू करती हूँ और 6 महीने के अंदर हाथ पीले कर दूंगी दोनों के। फिर अपने घर जाना और जो करना है करना। पता नहीं किस मुहूर्त में मैंने भगवान से एक बेटी मांग ली थी। ना पढ़ाई होती है तुम लोगों से, ना मुंह से अच्छी बातें कर पाती हो। अब से तुम दोनों किचन में अपनी भाभी की मदद करोगी और उनसे रसोई का काम सीखोगी। बुरा मत मानिएगा दीदी, लड़की को तो अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। मम्मी जी ठीक कह रही हैं, आप 10 बजे उठें या 12 बजे, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। और आपके ससुराल वालों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और दिन रात आप दोनों को ताने सुनने पड़ेंगे। अब से ना आप दोनों किचन में मेरी मदद कर दिया करिए, इससे आपकी शादी के लिए ट्रेनिंग भी हो जाएगी। और हाँ बहू, इन लोगों को इंट्रोडक्शन की ट्रेनिंग भी दे देना। इन्हें पता तो होना चाहिए कि लड़के वालों के सामने किस तरह से बर्ताव किया जाता है, वरना ये दोनों उन्हें भी भौं भौं कहकर भगा देंगी। और क्या था, जोरों शोरों से कियारा और ज्योति के लिए लड़के देखे जाने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही शंकरी ताई को पता चलता है कि प्रभाकर जी अपनी बेटियों के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं तो वो फौरन वहां पहुंच जाती है। राम राम शिठानी, बताओ दोनों लड़कियों के हाथ पीले करने की सोच रही हो और मुझे भी खबर नहीं दी है? ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरी नजरों से छिपा हुआ है? तराश कर ऐसा रिश्ता लेकर आऊंगी हमारी दोनों लड़कियों के लिए कि तुम दोनों जिंदगी भर मेरे नाम की माला जपती रहोगी। बस दोनों बच्चियों को पहनावे बदलने पड़ेंगे। ये फटी हुई जींस पहनकर लड़के वालों के सामने जाएगी तो होता होता रिश्ता भी टूट जाएगा। नहीं नहीं ताई जी, आप टेंशन मत लीजिए, कपड़े तो हम बदलवा देंगे, आप लड़के बताइए। तो फिर ठीक है, कल ही मैं 2-4 अच्छे रिश्ते चैट करके ज्योति और कियारा दोनों के लिए लेकर आती हूँ। अपनी दोनों ननदों की विदाई की तैयारी देखकर प्रज्ञा फूले नहीं समाती। आखिरकार उसका पीछा उसकी 2 ननदों से छूटने जो वाला था और ये खुशी वो अपनी माँ को फोन करके जाहिर करती है। तुझे कब बुद्धि आएगी मुझे नहीं पता। 2 नंदे हैं तेरी, साल की 6 महीने एक ननद तेरे पास बैठी रहेगी और बाकी 6 महीने दूसरी। तो कब तुझे अपने लिए फुर्सत मिलेगी? कभी तो अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाया कर। मैं तो कहती हूँ एक ही घर में दोनों की शादी कर दे। अब आए दोनों साथ में जाए, उनके ससुराल वाले ज्यादा दिन तक दोनों को साथ छोड़ेंगे नहीं, तो बाकी के समय तो तू अकेले गुजार सकेगी ना। दोनों अलग अलग घर जाएगी तो कभी कोई आई हुई रहेगी तो कभी कोई, तुझे लगेगा ही नहीं कि तू फ्री हुई है। अरे वाह मम्मी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कल ही शंकरी ताई कियारा और ज्योति दीदी के लिए लड़की के रिश्ते लेकर आएंगी। जिस घर में 2 लड़के होंगे उसी घर में इन दोनों की शादी करवाकर मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन शंकरी ताई कुछ लड़कों का रिश्ता लेकर आती है। ये देखी सेठानी, ये है लड़के। ये राहुल अपने घर में इकलौता जो होगा तुम्हारी बेटी का ही होगा। और ये है करण, 2 भाई है, एक राज और करण। दोनों जुड़वा है पर शक्ल अलग अलग है। हमारी लड़कियों की तरह दोनों ही खर्रा सोना है। क्या जुड़वा लड़के? मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, इन्हीं से कियारा और ज्योति दी की बात चला लेते हैं। दोनों साथ में रहेंगी तो दोनों का मन भी लगा रहेगा और काम भी बच जाएगा। इकलौते लड़के के परिवार में जाएगी तो काम भी तो उतना ही रहेगा ना मम्मी जी। और अब पता नहीं जिस घर में जाएगी वहाँ कैसी सास मिले, कोई अपना तो होना चाहिए ना सहारे के लिए। ठीक कहा बहू तूने, मेरा तो अभी से कलेजा फटा जा रहा है। गुस्से में मैंने कह तो दिया कि शादी करवा दूंगी, पर इन दोनों के बिना मेरा मन लगेगा कैसे? अरे पर मम्मी जी, आप जो कर रही हैं उनकी भलाई के लिए कर रही है ना कभी तो उन्हें जाना ही था। प्रभाकर करण और राज के घर वालों से बातचीत करता है। प्रज्ञा अपनी दोनों ननद को सती सावित्री होनहार लड़कियों की तरह सजाकर लड़के वालों के घर भेजती है, जिन्हें देखते ही लड़के वाले फौरन हाँ कर देते हैं। बस बस, अब हमें कोई सवाल जवाब नहीं करना। भाग गई हमें दोनों लड़कियां। बस 2 जोड़ों में इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। बेटा जी, आप दोनों को मेरी बेटियों से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्या मम्मी जी, आप भी ना, आंटी जी ने कह दिया ना, अब अपनी माँ के आगे थोड़ी ना बोलेंगे दोनों। तो बस अब पंडित जी को बुलाकर अच्छी तारीख निकलवा कर दोनों की शादी कर देते हैं। और एक ही मंडप में ज्योति और कियारा राज और करण की बीवियां बनकर अपने ससुराल चली जाती हैं। बेटा, इस थाल में पैर रखकर अंदर आ जाओ। पर मम्मी जी, मैंने अभी पेडिक्योर करवाया है, मेरे नेल्स खराब नहीं हो जाएंगी? अरे बहू, जो नियम कायदे हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना।
ऐसे भी तू बड़ी बहू है, जो तू करेगी वही तो तेरी देवरानी तुझसे सीखेगी। ज्योति यार लेट मत करना, तुझे नहीं रखना इस थाल में पैर तो मैं रख कर आगे बढ़ जाती हूँ, मुझे नींद आ रही है। अरे बहू, तुम अपनी जेठानी का नाम नहीं ले सकती, अब वो तुम्हारी बहन नहीं रही। जेठानी का पद ऊंचा होता है, ओहदे में वो तुमसे बड़ी हुई क्योंकि राजकरण से 1 मिनट पहले पैदा हुआ था। ये क्या बात हुई भला? अब जब तक ज्योति, मेरा मतलब है जेठानी कुछ नहीं करेगी तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हमेशा एक साथ रहने वाली 2 बहनें अब देवरानी जिठानी बन चुकी थी। अगली सुबह कियारा तो अपने कमरे से साड़ी पहनकर निकलती है, पर ज्योति सूट पहनकर, जिसे देखकर शांति कहती है, अपनी देवरानी से कुछ सीखो ज्योति। कल भी नियम करने में वो आगे आगे आ रही थी और आज भी साड़ी पहन कर आई है। यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। अभी इसे आए हुए 2 मिनट नहीं हुआ और आपको ये प्यारी होगी। अभी तक इसने अपनी जुबान कहाँ खोली है मम्मी जी? एक बार मुंह खोलेगी तो आपका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। कुछ ऐसी है कियारा। अरे भाई, ये जो खुद अपनी माँ की नहीं हुई वो आपकी क्या होगी? और तू दिन भर पार्टी करती है, तेरे ही कारण, तुझे चीटिंग करवाने के कारण ही मैं फेल हो गई। बढ़िया आई मेरी इंसल्ट करने वाली, सबसे बड़ी नकचड़ी ना तू है, दिन भर भाभी से सारा काम करवाती रहती है। अपनी जेठानी से जबान लड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? एक थप्पड़ मारूंगी ना तो ठीक हो जाएगी। पर तू तो उस लायक भी नहीं है कि मैं तुझे थप्पड़ मार सकूं। अरे तुझे छूने से ना मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। बहुत हो गया, बहुत बदतमीजी कर ली तूने मेरे साथ। ये यहाँ रहेगी मम्मी जी तो मैं इस घर में नहीं रहने वाली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहती हुई ज्योति गुस्से में अपना सामान बांधकर मायके लौट जाती है। अपनी ननद को विदा कर प्रज्ञा आराम से अपने बिस्तर पर लेटती ही है कि टिंग टोंग उसके घर के दरवाजे की घंटी सुनाई पड़ती है। अभी कौन आया होगा? प्रज्ञा जाकर दरवाजा खोलती है और सामने क्या देखती है? 6 घंटे पहले विदा हुई उसकी ननद दरवाजे पर खड़ी है, जिसे देखते ही प्रज्ञा बेहोश हो जाती है। अभी तो आपको विदा किया था, आप यहाँ फिर से? ये कहते कहते प्रज्ञा बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। सभी भागते दौड़ते वहां आते हैं और उसके चेहरे पर पानी छींटकर उसे होश में लाते हैं। अब पहले ही दिन अपने ससुराल को छोड़कर कैसे आ सकती है दीदी? इस तरह से ससुराल नहीं चलता, ऐसे निपटे नहीं रिश्ते। मम्मी जी आप ही कुछ समझाइए ना। अरे कितना तो समझाया मेरे बेटी को, पर कहती है जहाँ मेरी देवरानी रहेगी मैं वहाँ नहीं रहूंगी। तो किसने कहा था तुम्हें अपनी दोनों बेटियों को एक ही घर में ब्याह करने को? बड़े बुजुर्गों ने कहा है कभी भी 2 बहनों की शादी एक घर में नहीं करनी चाहिए, वरना ना मायके में शांति रहती है और ना ही ससुराल में। ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कही होगी, पर तुम लोगों ने पता नहीं क्या सोच कर दोनों को एक ही घर में भेज दिया। अब तो ये चलता ही रहेगा। तुमने तो मुझे कहा था मम्मी की शादी के बाद सूट पहनना, और तुमने उससे बताया कि साड़ी पहननी चाहिए, जिस कारण मम्मी जी उसकी तारीफ करती है और मुझे खरी खोटी सुनाती है। अरे दीदी वो तो अपनी अपनी समझ की बात है। वाह, ये सही है। जब बुरे थे तो हम दोनों बुरे थे और अब अचानक ही वो अच्छी हो गई। ये क्या बात हुई? अगर आप लोगों को उसका इतना ही साइड लेना है तो लेते रहिए, मैं बाहर जाकर स्टेशन में ही सो जाऊंगी। हाँ बस। आ जाओ जाओ सो जाओ। अरे जी क्या बोल रहे हैं आप? ब्याही थ्याही बेटी से कोई इस तरह से बात करता है क्या? नहीं नहीं बेटा, ये तेरा घर है, तू क्यों जाकर सोएगी स्टेशन में? बहनों में तो छोटी मोटी बातें हो ही जाती है, तू उससे 1 ही मिनट तो छोटी है, सुन लेती उसकी बातें। बड़ी बहन ही तो है वो तेरी। पर ओहदे में तो मैं बड़ी हूँ ना मम्मी, क्यों मैं सुनूं किसी की बातें? अब जिस दिन वो यहाँ वापस आएगी उस दिन मैं अपने ससुराल जाऊंगी। मैं तो सोच रही हूँ कि हम ये फिक्स ही कर लेते हैं, महीने के 15 दिन वो ससुराल में रहेगी और बाकी 15 दिन मैं। तो फिर मैं कब अपने मायके जाऊंगी दीदी? शादी के 3 साल होने आ गए मेरे, आज तक मैं ना मायके जा सकी, क्योंकि कभी आपका तो कभी कियारा दीदी का काम लगा ही रहता था। अब मुझे लगा कि मैं मायके जा पाऊंगी, पर यह हालात देखकर लगता नहीं कि वो दिन कभी भी आएगा। और क्या था, थोड़ी बहुत सुधरी ज्योति वापस से अपने अंदाज में आ जाती है और दिन भर आराम करती और अपनी भाभी से ही काम करवाती। अगर कोई कुछ कह दे तो उसका एक ही जवाब होता था, 2 दिन के लिए आई हुई ब्याही बेटी भी भारी लगने लग गई ना आप लोगों को? अच्छा है, ससुराल में वो देवरानी और यहाँ मेरे देवरानी के मायके वाले। आज 15वां दिन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जा रही हूँ अपने ससुराल और मुफ्त की रोटियां ना नहीं तोड़ूंगी। यहाँ ज्योति अपने मायके से निकलती है, वहाँ कियारा अपने मायके आ जाती है। कहीं अब मेरे प्राण पंखेरु न उड़ जाए, एक गई तो दूसरी आ गई। हे भगवान, 2 ननदें कभी किसी को मत देना।
15 दिन से भरी हुई कियारा अपने मायके आकर फूट पड़ती है। कहाँ शादी कर दी मम्मी तुमने मेरी, ऐसे वैन भगवान दुश्मन को भी ना दे। जिठानी क्या बन गई, पहले दिन मुझसे क्लेश करने लग गई। शुरुआती दिनों में ससुराल में कितने काम होते हैं तुम जानती हो ना। वो तो मुंह उठाकर आ गई मायके, सारा का सारा काम अकेले मुझ पर आ गया। जेठ जी का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ रहा था, यहाँ तक कि मैं आप लोगों को फोन करके अपना दुखड़ा भी नहीं सुना सकती थी, क्योंकि यहाँ तो वो पहले से आकर बैठी हुई थी। बात करने देती क्या मुझे आप लोगों से। अब तो ये घर कम महाभारत की रणभूमि ज्यादा लगने लगी है। 15 दिन वो आकर रो कर गई, अब 15 दिन ये रो लेगी। जैसे ही सब एक साथ बैठे, ज्योति बुराई पुराण शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी कियारा सबको अलग अलग पकड़ पकड़ कर अपनी जिठानी यानी कि अपनी जुड़वा बहन की बुराई करती रहती। इसी बीच शांति प्रभा को फोन करती है। ये कैसी बेटियां भेज दिया आपने हमारे घर प्रभा जी? आप लोगों ने तो हमें ठग लिया। अगर हमें पहले पता होता कि ये जुड़वा बहनें दुश्मनों की तरह रहने वाली है तो हम ऐसी लड़कियों को कभी अपने घर नहीं लाते। ये तो हमारा घर तुड़वा कर रहेगी। ये कौन सा सोल्यूशन हुआ कि 15 दिन एक बहू मायके बैठी रहेगी तो 15 दिन दूसरी? देखिए आप परेशान मत होइए शांति जी, मैं बात करती हूँ दोनों बच्चियों से। यही सुनना बाकी था। बचपन से इन दोनों के स्कूल के प्रिंसिपल से बातें सुनता आया हूँ। दोनों को एक दूसरे का साथ था, इसी कारण इस घर में इतना कलेश होता था। एक गलती करती थी तो दूसरी उसे बचा लेती थी, और दूसरी गलती करती थी तो पहले। एक ही बेटी होती तो किसी भी तरह सुधर ही जाती। पहले दोनों दोस्त बनकर हमें परेशान करती थी और अब दुश्मन बनकर। यह देखकर समझ में आ गया है कि बेटी तो एक ही अच्छी। 2 ननदों से भला मेरी एक ही ननद होती तो मैं भी कैसे भी चीजों को मैनेज कर लेती। पापा जी आप ठीक ही कह रहे हैं। और इस कलेश का कोई हल निकलता ही नहीं और प्रज्ञा का लगाया हुआ दिमाग उसी पर भारी पड़ जाता है।